आशा करता हूं आपने दोनों पार्ट अच्छे से देख लिया होगा, यानी कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स। एनसीईआरटी की अंडरलाइनिंग में ये थर्ड पार्ट है और यहाँ पे हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको पूरा 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करना है अकाउंट्स के अंदर, तो तीन चीजें जरूर कवर करना। सबसे पहली चीज, ये जो मैंने लाइव क्लास कराई थी बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे, आप सबने देखा था। फास्ट फॉरवर्ड में भले ही देख लेना, यहां पे आप इसको अच्छे से कवर कर लेना, इस वीडियो को देख लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, और ये मिलेगा कहां पे, लाइव के अंदर ना, लाइव के अंदर ये आपको मिल जाएगा, तो इस नाम से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो मैं ये एनसीईआरटी अनलाइन नोट्स करा रहा हूँ, टोटल 3 पार्ट में करा रहा हूँ मैं इसको, ये पार्ट थर्ड है और आज ही ये पूरा तीनों पार्ट मैंने अपलोड कर दिया कि आज ही तुम्हारे अकाउंट्स की टेंशन खत्म हो जाए। और तीसरी चीज है क्लास मॉक्स, जो कि बहुत जरूरी है क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए। आप कितना ही पढ़ लो, बट अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं देखोगे उन चीजों का, तो देखो आपको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। कल मैं आपको सारे के सेक्शंस वगैरह की वीडियो डाल दूंगा। बीएसटी का मैंने ऑलरेडी करा दिया, इको का मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, बीएसटी में भी मैंने आपको ऑनलाइन नोट्स करा दिए हैं, तो मेरी तरफ से सारी चीजें कवर है। इसके साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो बता दूंगा आपको। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या क्या चीजें लेके जानी है एग्जामिनेशन हॉल में, सब कुछ मैं आपको 12 को रेडी कर दूंगा, सो दैट आप जाओ और आराम से पेपर दे के आओ। आपका जब भी पेपर हो, सारा कुछ इसमें से, ये रिवीजन प्लस मॉक्स, दैट इज एंड। उससे ऊपर उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अभी थर्ड बुक है, थर्ड बुक के अंदर मैं मेजरली 4 चैप्टर कवर करूंगा, और उन 4 चैप्टर को एनसीईआरटी से मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। देखना जरूर अच्छे से, एक एक करके सारी चीज़ों को समझना, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स थ्रू विच द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट communicates financial information to its owner and various other external parties which include investors, tax authorities, government employees etc. इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी बेसिकली अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देती है, जो भी पार्टीज हैं, जो पार्टीज इंटरेस्टेड है वो। द फॉलोइंग पॉइंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। सबसे पहले रिकॉर्डिंग फैक्ट्स। नेचर की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी चीज रिकॉर्ड किया जाता है, फैक्ट्स और फिगर्स को देखते हुए रिकॉर्ड किया जाता है, तो रिकॉर्डिंग फैक्ट्स। अकाउंटिंग कन्वेंशन, बहुत सारी परंपरा इसके अंदर रिकॉर्ड होती है, जैसे कंजर्वेटिज्म हो गया। द कन्वेंशन ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, से इन्वेंट्री है उसको हम कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर इज फॉलोड। द वैल्यू ऑफ एसेट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यूएशन कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन होती है बैलेंस शीट के अंदर। तो बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, जैसे कन्वेंशंस है मटेरियलिटी, तो जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, इमटेरियल चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे पेंसिल, पेन, पोस्टेज स्टैम्प, सब इनमटेरियल चीजें, हम इनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ये नॉर्मली चलते कई साल तक ही हैं, स्टैम्प पैड 1-2 साल चल जाता है, बट लेकिन फिर भी हम उसको एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, क्योंकि उनके अमाउंट की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। अगला है पोस्टुलेट। ध्यान रखना क्लास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नेचर के अंदर ही पोस्टुलेट्स भी आता है। तो पोस्टुलेट्स बेसिकली बहुत सारे अजम्पशंस हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक अजम्पशंस प्री रिक्विजिट नोन एज पोस्टुलेट्स सच एज गोइंग कंसर्न अजम्पशन, तो अजम्पशन को ही पोस्टुलेट्स कहते हैं, ठीक है। मनी मेजरमेंट पोस्टुलेट्स, ठीक है, इसके अलावा रियलाइजेशन पोस्टुलेट एक्सेट्रा। गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट अज्यूम करता है कि आपका बिजनेस जो है वो अनफॉर्सीन पीरियड तक चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। उसी तरीके से पर्सनल जजमेंट अंडर, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। बैलेंस शीट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका नोट्स टू अकाउंट्स होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चारों के चार क्या हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल जजमेंट। Personal judgment under more than one circumstances, facts figures presented through financial statements are based on personal judgment। देखो, more than one circumstances, facts and figures presented through financial statement are based on the personal opinion और personal judgment। जैसे डेप्रिसिएशन है, अब डेप्रिसिएशन के अलग अलग क्लास मेथड्स होते हैं, है ना। अब उसके अलावा इन्वेंट्री वैल्यूएशन की भी अलग अलग मेथड होते हैं। डेप्रिसिएशन में जो लाइफ ऑफ एसेट्स है वो भी अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है, एसेट्स की लाइफ कितनी है। तो बहुत सारे अजम्पशंस है और पर्सनल टू पर्सन वो अजम्पशंस वेरी करते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। भाई आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, उसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप ये जान सको कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कैश फ्लोज कितने हैं बिजनेस के अंदर, राइट।
इसके अलावा टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जो इफेक्टिवनेस है आप उसको जज कर सकते हो कि मैनेजमेंट कितना प्रॉपर टाइम का यूटिलाइज करता है, कितनी जल्दी काम करके देता है। इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटी बिजनेस अफेक्टिंग सोसाइटी, यानी कि दे हैव टू रिपोर्ट द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिंग द सोसाइटी विच कैन बी डिटरमाइन एंड डिस्क्राइब और मेजर्ड विच आर इंपॉर्टेंट टू द सोशल एनवायरमेंट। तो भैया जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो सोसाइटीज पे इंपैक्ट डालती हैं कहीं ना कहीं वो भी इसके अंदर कवर होती है। डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त आप उनको भी डिस्क्लोज करते हो। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली मेजर जो टाइप्स है वो दो हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी कि बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट है, इससे हमारी बैलेंस शीट में हमारी पोजीशन पता चलती है, एसेट लायबिलिटी का पता चलता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली इनकम स्टेटमेंट होता है, इससे हमने जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस कमाया है या नेट लॉस इनकर हुआ है उसके बारे में हमें पता चलता है। एवरी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 शैल प्रिपेयर its balance sheet, statement of P&L accounts, notes to accounts, there in accordance with the manner प्रिस्क्राइब इन द शेड्यूल थर्ड। ये ध्यान रखना, शेड्यूल थर्ड ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट में जो भी लिखा गया है उसी के बेसिस पे हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो इस तरीके से देखो बैलेंस शीट है, ये हेडिंग सब हेडिंग बड़ा आपको जरूर याद करनी है। 3 घंटे की जो लाइव क्लास मैंने ले रखी है उसके अंदर इसको डिटेल में बताया हुआ है। इक्विटी लायबिलिटीज के अंदर मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, 4 मेन हेड है। इसके अंदर जो सब हेड है वो भी आप लोगों को लर्न करना है। ये जो सब हेड है ना सारे के सारे उसको लर्न करना पड़ेगा। एसेट्स में 2 ही है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट से देखो ये सारी की सारी चीजें, लेकिन अब इनका ना नाम चेंज हो गया, इनका नाम फिक्स एसेट का चेंज होकर हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये नाम हो गया है। बट आती सारी की सारी ये चीजें, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिर देन करंट एसेट। अब ये जो आपको पेपर में सवाल पूछा जा सकता है वो कह सकता है कि भैया करंट एसेट की आपको 4-5 चीजें दे देगा और बोलेगा भी अरेंज करो, करंट लायबिलिटी की 4-5 दे देगा अरेंज करो। तो ध्यान रखना कि जो करंट लायबिलिटी है उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, देखो ये सब देखने को मिलेगा, यही डिफरेंस है। तो जब मैं सीयूईटी, हमारे पास से सबसे ज्यादा बच्चे एसआरसीसी के अंदर जाते हैं, ड्यू के अंदर जाते हैं कॉमर्स में, रीजन यही है कि यार बहुत डीपली इन चीजों को पढ़ा है, समझा है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। सीयूईटी के अंदर हजारों बच्चों को पढ़ाया है, कि एक बच्चे को हेल्प करी है उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में। तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये लाइन बाय लाइन लिखना है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर करंट और यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। और ये हेडिंग सब हेडिंग की जो मैंने आपको 12th में कराया था ना वो याद कर लेना, वो बेस्ट है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी था वो भी, ठीक है। अगला जो है मैंने एकदम अच्छा काम तो ये कि मैंने ये किया, सच बताऊं तो, कि मैंने 12th में भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कराया आपको, सो दैट आपको बार बार कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत ना पड़े, बुक चेंज करने की जरूरत ना पड़े, दोबारा ना पढ़ना पड़े। अभी जो फिक्स एसेट्स है उस टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अगर फिक्स एसेट बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एप्लीकेशन बन रहा है तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गया, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन, एडवांस लोन दिया है, और अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर पहले करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस आपने किसी को दिया है, और बचा कुचा क्लास आपका अदर करंट एसेट्स, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन ध्यान रखना, इट अप्लाइज ऑल इंडियन कंपनीज प्रिपेयरिंग, जो भी इंडियन कंपनीज हैं वो सबके सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाती है। इट डज नॉट अप्लाई टू इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ध्यान रखना। इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है एक, ठीक है, बैंकिंग की रेगुलेशन अथॉरिटी एक, नाम याद नहीं आ रहा क्या है, IRDA तो इंश्योरेंस का है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये अप्लाई नहीं होता, उनके बैलेंस शीट उनकी तरीके से बनते हैं, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेल प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल करेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स ऑफ एसेंशियल और मैंडेटरी नोट्स को दिखाना पड़ेगा। टर्म्स इन द रिवाइज शेड्यूल 3 विल कैरी द मीनिंग एज डिफाइंड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जितने भी टर्म्स है शेड्यूल 3 के अंदर उसमें क्लास डिफाइन किया गया है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीनिंग एज डिफाइंड बाय द अकाउंटिंग, मतलब कि शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखकर ही सारा काम होगा। बैलेंस टू बी मेंटेन बिटवीन एक्सेसिव डिटेल that may not assist users of financial statement not providing important information। जो भी बैलेंस है वो excessive details that may not help, आपको वो चीज़ें डालनी है जो मटेरियल है, जो हेल्प करे यूजर्स की। करंट और नॉन करंट बाइफर्फिकेशन, ठीक है, बाइफर्केशन ऑफ एसेट लायबिलिटी एज एप्लीकेबल। तो भैया आपको एसेट लायबिलिटी का जो है करंट नॉन करंट में भी बाइफर्केट करना है, ओके।
अच्छा, अब ये जो थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर किसी कंपनी का जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखते हैं, अब मे भी ये चीज़ आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कोई अगर टीचर बोलेगा बच्चा सब पढ़ता है ये नहीं पढ़ता, तो मैं ये दे देता हूँ एक क्वेश्चन, तो काफ़ी बच्चे रह जाएंगे कि अगर टर्नओवर 100 करोड़ से कम की है तो नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट लाख में हम उसको क्या करते हैं, डेसिमल कर देते हैं। ठीक है, जैसे 47.8 लाख है तो उसको क्लास 48 में हम लोग कर देंगे, 48 लाख है, इस तरीके से हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। ध्यान रखना, नियरेस्ट 100,000 लैक्स, जो ऐसा फिगर जो भी है। टर्नओवर अगर 100 करोड़ से ज़्यादा का है, टर्नओवर आप इंपॉर्टेंट ही मान के चलो, क्योंकि आप करते नहीं हो इसको, क्या पता ये चीज़ आ जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर टर्नओवर से ज़्यादा, नियरेस्ट लाख अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ से कम है तो 100,000 और लैक्स के अंदर। ठीक है, 100 करोड़ से ज़्यादा है तो नियरेस्ट लाख, लाइक मान लो कि 120 करोड़ पॉइंट 55 लाख है, 120.55 लाख है, 120 करोड़ पॉइंट 55 लाख 75,000 है, तो 120 करोड़ पॉइंट 56 लाख सीधा ले लेना आप नियरेस्ट लाख में, जो अगला लाख होने वाला है। ठीक है, पॉइंट जो भी नियरेस्ट लाख होगा उसके अंदर हम लोग उसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स इज मैंडेटरी, ध्यान रखना, राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट रेफर बॉक्स 1, इस बॉक्स के अंदर राउंडिंग ऑफ करना जरूरी है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो पता है क्लास, पहले ऐसा होता था, यहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ एसेट, ऐसा नहीं करना, सीधे यहाँ पे लाइबिलिटी सामने सामने मतलब एसेट यानी खड़े में बनाना है, वर्टिकल में बनाना है। डेबिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोजेस नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस, तो अगर नेगेटिव बैलेंस आ गया है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस का नेगेटिव बैलेंस है, तो वो भी उसको दिखाना है सरप्लस के अंदर ही, लेकिन फिगर माइनस में दिखाना है। प्रॉफिट को प्लस में दिखाना है सरप्लस के अंदर, रिजर्व सरप्लस में, और लॉस को माइनस में दिखाना है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग, अगर एप्लीकेशन मनी, आप एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, अलॉटमेंट पेंडिंग है, तो उसको दिखाना भी मैंडेटरी है। सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स रिप्लेस बाय द टर्म ट्रेड रिसीव, सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स की जगह अब हमने ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का नाम दे दिया है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंदर देखो, ये तो बेसिक बातें हैं बैलेंस शीट के बारे में। शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है क्लास, शेयर वारंट बेसिकली जो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर्स इन कंपनी हेल्ड ईच शेयर, हर शेयर होल्डर का बारे में आपको दिखाना पड़ेगा, जिसने 5% से ज्यादा शेयर खरीदे हैं तो उसका नाम भी आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, कि भाई उसको इसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि भैया इसने 5% से ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं, बिकॉज किसी कंपनी का 5% शेयर बहुत ज्यादा होता है। डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से बैलेंस शीट के जस्ट बाद से ना 5 साल तक ये चीजें क्लास आपको दिखानी पड़ेंगी। क्या, कितने नंबर और कितने क्लास के शेयर्स लोगों को आपने इशू किया गया है, एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स इशू टू फुल, बोनस शेयर में कितना इशू किया है और बायबैक कितना किया है, तो नॉर्मल कितना शेयर इशू किया है, बोनस शेयर में कितना इशू किया है, बायबैक में कितना इशू किया है, सब आपको दिखाना पड़ेगा। राइट, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। प्रपोज डिविडेंड बेसिकली पता होना चाहिए, प्रपोज डिविडेंड इज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन प्रपोज करता है, बीओडीज, एंड डिक्लेयर एंड अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को अप्रूव करता है अपने एनुअल जनरल मीटिंग में। प्रपोज डिविडेंड क्लास कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट्स। ठीक है, तो AS4 जो है कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये नाम है, ये ध्यान रखना। ये बेसिकली AS4 जो है वो बताता है कि भैया प्रपोज डिविडेंड एक कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट के अंदर नहीं, बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट में दिखाना है। इन्वेस्टमेंट दो तरह की कैटेगरी में फाइंड आउट क्लासीफाई किया गया है, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो रियलाइज होगा 12 मंथ्स के अंदर उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट रियलाइज होगा 12 मंथ्स के बाद तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दोनों को आपने दिखाना पड़ेगा। इन्वेंट्री हमेशा ही क्या होता है, करंट है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, चेंज इन इन्वेंट्री किसे कहते हैं क्लास, द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, नहीं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये क्या होता है आपका चेंज इन इन्वेंट्री। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आता है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एम्प्लॉइज टुवर्ड्स सैलरी, वेज, लीव इंकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सेट्रा, इन सब पे जो खर्चा किया जाता है ना वो सब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, शो अंडर दिस हेड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में भी फर्दर कैटेगराइज डायरेक्ट, और इसके बाद फिर इसकी क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। प्रोडक्शन से डायरेक्टली जो रिलेटेड है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इट इज द एक्सपेंस टुवर्ड्स द इंटरेस्ट चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, बेसिकली इंटरेस्ट जो लिया जा रहा है बोरोइंग्स पे, ओनली द इंटरेस्ट कॉस्ट शोन इन दिस हेड, ओनली फाइनेंशियल एक्सपेंस एज अ बैंक चार्जेस शोन, अदर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बैंक चार्जेस वगैरह वो कहीं और दिखाते हैं अदर एक्सपेंस में, यहाँ पे वो नहीं दिखाते। ठीक है, टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन।
uses and importance of financial statement. The user of financial statement include management, investors, shareholder, creditor, government, banker, employees and public at large. Financial statement provide the necessary information about the performance of the management of this पार्टी. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली इन पार्टीज के लिए बनाया जाता है जो कि इंटरेस्टेड है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. द वेरियस यूजेस एंड इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज. तो बहुत सारे अलग अलग यूजेस और इंपोर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम फॉलो करते हैं. सबसे पहला क्या है, रिपोर्ट ऑन स्टीवर्डशिप फंक्शन. ध्यान रखना बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट टू द शेयर होल्डर. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है शेयर होल्डर्स को. द गैप बिटवीन द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड ओनरशिप एक्सपेक्टेशन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कंपनी का मालिक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और जो मैनेजमेंट उनका परफॉर्मेंस क्या है, इसके बीच में गैप है. ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो भैया उस चीज को क्लास क्या करता है, डिफाइन करता है, बताता है कि गैप क्यों है. तो इसको बोलते हैं स्टीवर्डशिप फंक्शन. मतलब कि ये एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का फर्क बताता है लोगों को. बेसिस ऑन फिस्कल पॉलिसीज. अगला जो पॉइंट है वो क्लास फिस्कल पॉलिसी है. अगला है नेक्स्ट है ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट बेसिस फॉर. इस हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस यानी बेनिफिट्स. एक तो क्लास आपकी पॉलिसी बनाने में आपको हेल्प करता है, उधार दिलाने में आपको हेल्प करेगा. अब प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हेल्प करेगा ताकि वो लोग क्लास देखे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है और फिर कंपनी में आके इन्वेस्ट करे. गाइड टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेड. जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखे उनको गाइड करता है. हेल्प करता है ट्रेड एसोसिएशंस की, उनके मेंबर्स की और स्टॉक एक्सचेंज की भी मदद करता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है स्टॉक एक्सचेंज की टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इनेबल देम टू कॉल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर. ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी सही स्टेटमेंट देती है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट की भी हेल्प होती है. कमी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, करंट सिचुएशन को नहीं बताता, हमेशा हिस्ट्री के बारे में बताता है. एसेट्स मे नॉट रियलाइज. कई सारे एसेट्स ऐसी होती हैं जिसकी क्लास रियल में कोई वैल्यू नहीं होती, वो रियलाइज नहीं होते. बायस, दो लोग अलग अलग मेथड, अलग अलग कन्वेंशन को यूज करते हैं तो लाइव झगड़ा भी होता है इसके अंदर. एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन बट नॉट डिटेल इन्फॉर्मेशन. हियर दे may not have the users in much decision making. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम फ्यूचर का पता नहीं कर सकते और एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ना कि डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम फ्यूचर में कुछ अजम्पशन नहीं ले सकते उसके अकॉर्डिंग. वाइटल इन्फॉर्मेशन, मेन इन्फॉर्मेशन जो होता है ना वो कई बार इसके अंदर मिसिंग होती है. क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता और वो इंटरिम रिपोर्ट्स हैं, वो एक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं है. सेकेंड चैप्टर है इसका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर मैं इस एनालिसिस की बात करूं तो एनालिसिस का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ. बहुत ज़्यादा सवाल नहीं होंगे इससे, मुझे लगता है कि करीब 12-13 क्वेश्चन अगर बन जाएं इस पूरे पार्ट से, और हार्डली 15 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ 15 क्वेश्चन अगर बन जाए ना तो बहुत बड़ी बात है. तो आप 10-12 क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से पूछा जाएगा. तो जितना टॉपिक एनसीईआरटी मैं करा रहा हूँ मोर देन इनफ है. कोई बच्चा इतना भी कर लेगा ना तो हिम्मत बांध के, तो डेफिनेटली उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा. मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मेक डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटेन है regarding the operation of the firm is called financial statements analysis. The term financial analysis include both analysis and interpretation. Financial analysis के अंदर analysis भी होता है पहली चीज, और दूसरी interpretation भी होता है. The term analysis means simplification of financial data by methodological classification given in the financial statements. Interpretation means explaining the meaning and significance of the data. These two are complementary to each other. ये दोनों complementary. ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से समझना. फाइनेंशियल एनालिसिस जब मैं बोलता हूं ना तो वो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दोनों को मिलाकर है. एनालिसिस का मतलब क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना फाइनेंशियल डेटा को, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना, और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, उनको मीनिंग एक्सप्लेन करना कि उसका किस तरीके से क्या समझते हो, क्या डिसीजन आप ले सकते हो. और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर है. फाइनेंशियल, ये ध्यान रखना कि इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन हो गया और ये क्या हो गया क्लास एनालिसिस, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. Without class interpretation, the interpretation without analysis is difficult or even impossible. तो यहाँ पे एक लाइन है क्या, analysis is useless. Analysis useless without interpretation है, और interpretation without analysis is even impossible.
डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग कंपैरिजन विद अदर फर्म, देखो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस मतलब जब आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो, एंड विद फर्म ओन परफॉर्मेंस ओवर टाइम पीरियड और टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब खुद से कंपैरिजन कर रहे हो, क्रॉस सेक्शनल मतलब क्लास आप कंपैरिजन किसी अदर फर्म से कर रहे हो। बाकी हॉरिजॉन्टल डायनामिक को बिल्कुल याद रखना, हॉरिजॉन्टल जो है वो डायनामिक भी है और वर्टिकल स्टैटिक भी है। हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ ईयर्स की बात करता है और जबकि जो वर्टिकल है वो एक ही ईयर की बात करता है। उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का रेशियोज। इंपोर्टेंस, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड एंड सिग्निफिकेंट टू डिफरेंट यूजर्स इन द फॉलोइंग। फाइनेंस मैनेजर, जो भी फाइनेंस मैनेजर उसे बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, टॉप मैनेजमेंट को भी डिसीजन लेने होते हैं, ये ट्रेड पेबल हो गया, लेंडर हो गया, भाई सब इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एनालिसिस करने में। हमें ये उधार देते हैं, लेंडर हमें सामान उधार देते हैं, पैसे उधार देते हैं, इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, लेबर यूनियन जो लेबर का यूनियन है वो, या फिर अदर पार्टीज कोई रिसर्चर वगैरह हो गया, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है। दीज ऑल आर द पार्टीज, और ये इंटरेस्टेड है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। दीज आर द यूजर्स आर इंटरेस्टेड इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है एनालिसिस करने का? तो सबसे पहला, टू एसेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एज अ होल as well as its different department so as to judge the financial health of the firm. ध्यान रखना, to access the current profitability and operational efficiency of the firm as whole as well as different departments so as to judge the financial health of the firm. तो भाई ये जो टू एसेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी, अभी करंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना, वो देखना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है बिजनेस का, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट जो भी हमारे पास है, जो भी अकाउंटिंग टर्म अलग अलग है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने में। टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी इन फाइनेंशियल पोजीशन, रीजन फाइंड आउट करना है कि यार प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज क्यों हो रहा है। टू जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेट, भैया कुल मिला के सॉल्वेंसी चेक करता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की भी, फर्म अपने लंबे समय में और शॉर्ट टर्म में अपनी डेट की पेमेंट कर पाएगी या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के टूल्स है, क्या क्या टूल्स है? पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, आप ध्यान रखना कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर बेसिकली हम कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, दोनों में दो कॉलम बनते हैं, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। खुद से कंपेयर कर रहे हो तो इंट्रा कंपैरिजन, किसी और कंपनी से अपना कंपेयर कर रहे हो तो इंटर कंपैरिजन। कॉमन साइज स्टेटमेंट ध्यान रखना, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर बोथ इंट्रा और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन ओवर द डिफरेंट ईयर, और इंटर फॉर्म कंपैरिजन भी, और इसको वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट को। और जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हो तो जो बेस है वो क्या होता है? बैलेंस शीट की टोटल। जब आप कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो जो बेस है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो आपका बेस है। आई बात समझ? Next, third is trend analysis. It is a technique of studying the operational result and financial position over the series of years. Using the previous year data of business enterprise, trend analysis can be done to observe the percentage changes over the time in selected data. The trend percentage is percentage relationship in which each item of different year, ये तो बता दिया क्लास मैंने, ट्रेंड एनालिसिस को टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे रेशियोज एनालिसिस। इट डिस्क्राइब, जो रेशियो है वो बेसिकली क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, कंपनी के बारे में बताता है, एफिशिएंसी बताता है, वो रेशियोज है। अगला है कैश फ्लो। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो ना, दीज आर द टूल्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियोज, कैश फ्लो और ट्रेंड एनालिसिस। तो नई चीज आपने एक पढ़ी इसके अंदर, क्या? ट्रेंड एनालिसिस। तो ये सारे के सारे क्या है? टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने आपसे कहा था पूरे के पूरे अकाउंट्स में जितने भी स्टेप्स हैं वो मैं सारे स्टेप्स कराऊंगा, बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। तो जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप बनाते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हो? आप एब्सोल्यूट फिगर का पता लगाते हो क्लास। स्टेप फिर चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर, यानी कि एब्सोल्यूट चेंज। और फिर क्या करते हो क्लास? अगर फिगर माइनस में आ रहा है तो माइनस में दिखाते हो, प्लस में आ रहा है तो प्लस में, माइनस में है तो ब्रैकेट में। फिर आप परसेंटेज चेंज निकालते हो। सबसे पहले आप सारे एब्सोल्यूट फिगर को लिखोगे, फिर आप एब्सोल्यूट कॉलम बनाओगे एब्सोल्यूट चेंज का, फिर परसेंटेज चेंज का। तो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज का? एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज अपॉन फर्स्ट ईयर की जो वैल्यू है ना, मतलब न्यू ईयर माइनस ओल्ड ईयर अपॉन जो ओल्ड ईयर है इनटू 100 करोगे ना, तो परसेंटेज चेंज जो है आपको मिल जाएगा। प्लस में आ रहा है तो प्लस, माइनस में आ रहा है तो ऐसे ब्रैकेट में दिखा देते हैं तो समझ जाओ माइनस है, ठीक है।
अगला कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना चाहे वो बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट हो, वो दोनों ही बनता है, चाहे बैलेंस शीट चाहे इनकम स्टेटमेंट हो। तो लिस्ट यहाँ पे अगेन एब्सोल्यूट फिगर आपको लेना है दोनों साल का, कॉमन बेस आपको लेना है। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर बेस्ड है, अगर आप सॉरी इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं, जिसको 100% मानते हैं। और जब अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो टोटलिंग को 100% मानते हैं, बेस मान लो। फिर क्लास फॉर द ऑल आइटम कॉलम 2/3 परसेंटेज फिर आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपने परसेंटेज चेंज निकालना है दोनों ईयर का। और कैसे निकलता है परसेंटेज चेंज, वो वाला फिगर अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू, जिस भी फिगर का निकाल रहे हो फिगर अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, और बैलेंस शीट बना रहे हो तो वो वाला फिगर अपॉन टोटल इनटू 100। तो हर एक आइटम जो है इसका कितना परसेंट है वो हमें पता करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या हैं? तो सबसे पहला, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, मिसलीडिंग हो जाता है क्लास। कई बार अगर अकाउंटिंग प्रोसीजर में जो चेंज हुआ है वो नहीं पता आपको, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस गलत हो जाती है। फाइनेंशियल एनालिसिस इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट, कंपनी की रिपोर्ट को स्टडी करते हैं और कुछ नहीं। मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन मॉनेटरी को इग्नोर किया जाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो करंट पोजीशन को नहीं शो करते, बट फिर भी हम उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, तो एनालिसिस में ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरेटिव कॉमन साइज में तो मैंने बता ही दिया आपको जो कैलकुलेशंस है, जिस तरीके से एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज का, और किसमें किसको बेस मानते हैं, और इंटर फर्म कंपैरिजन। अब अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो, स्पेशली अकाउंटिंग रेशियोज में बहुत सारी थ्योरी है, तो मैं एक एक करके सारी थ्योरी बता रहा हूँ। फॉर्मूले आप वहाँ से लर्न कर लेना, जो मेरी 2-3 घंटे की वीडियो है। और इसके अंदर जो नए नए रेशियोज में उसका भी फॉर्मूला डिस्कस करूंगा आपसे, तो ध्यान से अच्छे से सुनना समझना। रेशियो एनालिसिस इज इंडिस्पेंसिबल, आप अलग नहीं कर सकते, इंटरप्रिटेशन का ही पार्ट है। इट प्रोवाइड यूजर्स द क्रूशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड पॉइंट्स आउट द एरियाज विच रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन। रेशियो एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो रीग्रुपिंग करता है डेटा को अर्थमेटिकल रिलेशनशिप में, आपको बोलेगा ये क्या है, और कॉम्प्लेक्स मैटर में सिंपलीफाई तरीके से समझा देता है, क्या चीज़ कितना परसेंट बढ़ा है, कौन सी चीज़ किसकी कितना परसेंट है, ये सब आपको बता देता है। तो ये जो जितने भी एनालिसिस्ट होते हैं, रेशियो उनकी मदद कैसे करता है, टू नो द एरिया ऑफ द बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन, भैया किस जगह पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नो अबाउट द पोटेंशियल एरिया विच कैन बी इम्प्रूव विद द एफर्ट ऑफ द डिजायर्ड डायरेक्शन। तो पोटेंशियल एरियाज क्या क्या है जहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी, एक डीपर एनालिसिस की जाती है प्रॉफिटेबिलिटी की, लिक्विडिटी की और सॉल्वेंसी की। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल, तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस को करने में ये कहीं ना कहीं क्लास आपकी हेल्प करता है, यानी कि जो आपका 1 ईयर का डेटा लेते हैं ना, यानी कि वर्टिकल, उसमें टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वर्टिकल ही तो होता है, मैंने कहा था रेशियोज वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल को ही क्रॉस सेक्शनल भी कहते हैं। टू प्रोवाइड द ट्रेंड एनालिसिस किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन डेराइव फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस, तो प्रोजेक्शंस और एस्टिमेशन के लिए भी हमको एक डेटा मिल जाता है। एडवांटेज क्या क्या है रेशियोज एनालिसिस के, एफिकेसी ऑफ डिसीजन, एफिकेसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी। तो जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी के बारे में हमको पता चल जाता है। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर एंड स्टैब्लिश रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स फिगर को सिंप्लीफाई किया जाता है, रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जाता है। हेल्प कंपैरेटिव एनालिसिस में हमारी हेल्प किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और कंपैरिजन करने में भी हमें रेशियो मदद करता है। ध्यान रखना, ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड विद सेल्फ, खुद से कंपेयर कर रहे हैं तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन, टाइम सीरीज, विद अदर बिजनेस इंटर फर्म कंपैरिजन या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो ध्यान रखना, खुद से कंपेयर करते हैं तो हम एक से ज़्यादा साल का डेटा लेते हैं, इसलिए वो टाइम सीरीज एनालिसिस है। और इंटर फर्म कंपैरिजन जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है, जहाँ पे हम एक ही साल का डेटा लेते हैं, कंपनी अलग होती है, साल का डेटा सेम रहता है। तो इंटर फर्म हो गया क्रॉस सेक्शनल, और टाइम सीरीज हो गया क्लास आपका इंट्रा फर्म, राइट। विथ स्टैंडर्ड सेट फॉर द फर्म इंडस्ट्री, कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्री से भी आप कंपेयर कर सकते हो, खुद से भी कंपेयर कर सकते हो, इंडस्ट्री से भी कंपेयर कर सकते हो, किसी और से भी कंपेयर कर सकते हो।
लिमिटेशंस ऑफ द रेशियोज, लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। भाई जितना डेटा होगा उसी तरीके से उसका आंसर निकलेगा। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, इसमें प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर किया जाता है। क्वालिटेटिव और नॉन मॉनेटरी आइटम को इग्नोर किया जाता है। वेरिएशंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग होती है तो रेशियोज का रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग मतलब फ्यूचर ट्रेंड को बेस पे, फ्यूचर के लिए हम लोग फॉरकास्टिंग करते हैं डेटा पास्ट का लेके, तो कई बार वो फिजिबल नहीं होता। ठीक है, और इसमें टाइप्स ऑफ रेशियो, तो ये काम की चीज है, यहाँ पे क्लास ये जरूरी है। दो तरह क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसमें रेशियो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो और कॉम्पोजिट रेशियो, ये 3 रेशियोज हुआ करते थे पुराने ट्रेडिशनल बेसिस पे। लेकिन आजकल जो रेशियोज है वो है लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। एक्टिविटी रेशियोज को ये हाईलाइट नहीं है बट ये बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। एक्टिविटी रेशियोज को एफिशिएंसी रेशियोज भी कहा जाता है, ध्यान रखना, एक्टिविटी रेशियोज को एफिशिएंसी रेशियोज भी कहा जाता है। लिक्विड रेशियो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में आपको बताता है। लिक्विड रेशियोज आर कैलकुलेट टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर आता है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी। लेकिन करंट एसेट में आपको कुछ चीजें नहीं लेनी होती है, जैसे लूज टूल स्टोर स्पेयर पार्ट आपको नहीं लेना होता करंट एसेट के अंदर ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। और जो करंट रेशियो का आइडल रेशियो वो है 2:1। और वेरी हाई करंट रेशियो इंप्लाइज हैवी इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट व्हिच इज नॉट अ गुड साइन। भाई बहुत ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते करंट एसेट पे। लो रेशियो इंडेंजर्स द बिजनेस पुट इनटू रिस्क फेसिंग सिचुएशन वेयर इट विल नॉट पे इज शॉर्ट टर्म डेट ऑन टाइम। तो भैया अगर लो है तो भी दिक्कत है, हाई है तो भी दिक्कत है, तो 2:1 अच्छा है, आइडियल है। क्विक रेशियो 1 में क्विक एसेट को लिक्विड एसेट बोलते हैं, इसको एसिड टेस्ट टर्नओवर एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो भी कहा जाता है, लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सी इन्वेंटरी? क्लोजिंग इन्वेंटरी। द क्विक एसेट्स आर डिफाइंड दोज एसेट्स व्हिच आर क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश। व्हाइल कैलकुलेटिंग क्विक एसेट वी एक्सक्लूड द इन्वेंटरी एट द एंड एंड करंट एसेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स भी हटाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। और इसको एसेट टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। अच्छा रेशियो जो क्विक का 1:1 है। डेट इक्विटी का अच्छा रेशियो 2:1 है। डेट अपॉन इक्विटी, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी मतलब शेयरहोल्डर फंड। फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना क्योंकि फॉर्मूला जो है आपसे पूछ सकता है कि भैया इसका क्या फॉर्मूला है। तो शेयरहोल्डर फंड ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल ESC प्लस PSC, और इक्विटी या शेयरहोल्डर फंड वही है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन ये जो शेयरहोल्डर फंड है वो है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, ये आ गया आपका शेयरहोल्डर फंड। या सीधा सीधा कह सकते हो ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। सिग्निफिकेंस क्या है ना रेशियो का? दिस रेशियो मेजर्स द डिग्री ऑफ इनडेटनेस, कि भैया कितना कर्जा है कंपनी के ऊपर, लॉन्ग टर्म में कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लो डेट इक्विटी रेशियो रिफ्लेक्ट मोर सिक्योरिटी। डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना रिस्क है, जितना कम होगा उतना क्या है क्लास? ये सेफ है, उतना क्या है? सेफ है। However, from the perspective of the owner, greater use of debt may help ensuring higher return. तो डेट जितना ज्यादा होगा रिटर्न हायर मिलेगा। इफ द रेट ऑफ, लेकिन ये तभी होगा जब रेट ऑफ अर्निंग जो है वो ज्यादा होगा। ये पढ़ा ही है क्लास आपने। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो डेट ऐड करने से उनका जो अर्निंग पर शेयर है बढ़ेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगला डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला है बस, इसमें फिर आपको फॉर्मूला याद करना और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, बच्चों को डाउट रहता है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट होता है, लेकिन बेटर जो है वो है शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट। तो प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर फंड अपॉन नेट एसेट, ना कि क्लास टोटल एसेट। ये अब ध्यान रखना। टोटल एसेट अगर सर फॉर्मूले में आया, ये देखो दो में से कोई एक आएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ CUET में कि आपके NCERT में जो लिखा है वो टिक करो, क्योंकि कल को हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो गलत करेंगे ना, हम इसकी फोटो उनको भेजेंगे तो वो हमारे नंबर दे देंगे, इस क्वेश्चन को निरस्त कर देंगे। तो देखो जो रेशियो है उसमें कई अलग अलग फिगर को लिया जा सकता है, जैसे शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट भी सही है और शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो है वो सही है। तो किसके कंटेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है? नेट एसेट के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है तो नेट एसेट, और टोटल एसेट के कंटेक्स्ट में पूछा रहा है तो टोटल एसेट। कुछ नहीं गिवन है तो आप ये वाला जो NCERT में लिखा है वही आप फॉलो करना। टोटल एसेट डेट, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। हायर रेशियो जो होता है इसका वो मेनली फाइनेंस बाय द ओनर फंड,
लॉन्ग टर्म लोन इज एडिक्वेटली कवर्ड बाय द एसेट, इट इज बेटर टू टेक द नेट एसेट इंस्टेड ऑफ टोटल एसेट। तो टोटल एसेट की जगह यहाँ पे भी क्लास आप नेट एसेट ले सकते हो, वो बेटर है। इट इज ऑब्जर्व दैट केस द रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा फिर टोटल एसेट टू डेट रेशियो जो है। इंटरेस्ट कवरेज ऑफ इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, ये आ जाएगा। और ये इंटरेस्ट कवरेज जितना ज्यादा है समझ लो कंपनी के पास उतना अच्छा पैसा है इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। एक्टिविटी रेशियो, दिस रेशियो इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म। आप कितनी जल्दी स्टॉक्स को कन्वर्ट कर रहे हो कैश के अंदर। इसके अंदर क्या क्या रेशियो आता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेस्टमेंट इन नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये भी पूछा जाता है एक्टिविटी रेशियोज जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये परफॉर्मेंस भी बताता है कहीं ना कहीं, इसको हम लोग कह सकते हैं परफॉर्मेंस शो करता है। परफॉर्मेंस रेशियो कहना गलत नहीं होगा इसको। इसके अंदर पहला रेशियो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री अगर नहीं दिया है तो खाली इन्वेंट्री से डिवाइड दे देना, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं पता है तो खाली इन्वेंट्री से अपने डिवाइड दे देना है। इट स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किस तरीके से इन्वेंट्री को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट करेंगे, और ये लिक्विडिटी को भी क्या करता है, मेजर करता है। अगला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ध्यान रखना प्रोविजन फॉर डेट, डाउटफुल डेट वगैरह कुछ भी नहीं घटाना। इट इज नोटेड दैट द डेटर शुड बी टेकन बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। और नंबर ऑफ इसमें निकालना पड़ेगा, अगर आपने उधार बेचा है तो कलेक्शन पीरियड तो 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ डेज और मंथ अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वही ना 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स। तो 12 ऊपर लिख दिया, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया, तो बात बराबर है। अगेन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। और नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। और यहाँ पे भी एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा, 1 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स या 365 डेज। आंसर जैसे चाहते हो वैसा आप कर लो। नेट एसेट, क्या नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो वही है, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पता है आपको, नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, या टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, या शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखने गलता है, खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी चलता है, वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, अपॉन नेट फिक्स एसेट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। हाई टर्नओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल फेज इज गुड साइन। अगर टर्नओवर रेशियो जितना हाई है ना, सेल्स ऊपर है, सेल्स जितनी ज्यादा हाई है ना उतना अच्छा है, उसमें कोई मतलब दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये जो रेशियोज है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, लाइक जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एनपी रेशियो, आरओआई, रिटर्न नेटवर्थ, और ईपीएस, बी बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और ये हमें बताता है कि आपके पास कितना पैसा अपने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कवर करने के लिए आपके पास पैसा कितना है, ये बताता है। ऑपरेटिंग रेशियो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसको कहते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, दीज ऑल आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सीओजीएस में सारे एक्सपेंस को ऐड करेंगे, आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इस 100 में से ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो घटा दो, जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और अगर आपको निकालना है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटाओ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करो, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं इसके अंदर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर फंड्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन, ये दो है, एक नेट प्रॉफिट रेशियो और ये एक रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर फंड, जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाता है ऊपर, अपॉन शेयरहोल्डर फंड्स इनटू 100। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ईपीएस कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जो प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तुम्हारा अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा कि हर शेयर पे तुमने कमाया कितना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ध्यान रखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये निकल के आएगा आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। बुक वैल्यू पर शेयर, वो आप कैसे निकालोगे बुक वैल्यू पर शेयर,
इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी। देखो यार, अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ना इनके एक एक सवाल जरूर देख के चले जाना। तुम बोलोगे तो मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके एक एक क्वेश्चन जो है ना वो जरूर देख के चले जाना। मैं बहुत रेयर चांस है, लेकिन SRCC चाहिए और दूसरों से आगे निकलना है और टाइम भी है, तो क्यों ना इसको कर लिया जाए। डिविडेंड पे आउट रेशियो, DPS, डिविडेंड पर शेयर अपॉन EPS, और दिस रिफ्लेक्ट्स कंपनी डिविडेंड पॉलिसी। तो आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच रेशियो शोज द डिविडेंड पॉलिसी एंड ग्रोथ इन ओनर्स इक्विटी। बताओ, दिस रिफ्लेक्ट कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी एंड ग्रोथ इन ओनर्स इक्विटी। तो ये कौन शो करता है, दिस रिफ्लेक्ट कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी एंड ग्रोथ इन ओनर इक्विटी, वो कौन शो करता है, वो डिविडेंड पे आउट रेशियो शो करता है। PE रेशियो, मार्केट प्राइस अपॉन शेयर अपॉन EPS, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं इसको। तो बस रेशियो में यही है। अब कैश फ्लो में ना जो NCERT से मैक्सिमम बन सकता है वो तो मैं करा देता हूँ, ज़्यादा कुछ कैश फ्लो में है नहीं, लेकिन जो 3 घंटे की मेरी लाइव क्लास थी यार, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो में। और सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा पार्ट A से, फिर पार्ट B और पार्ट 3 से सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन रिवीजन को, उस 3 घंटे की लाइव क्लास को और SPCC मॉक्स को बना लोगे ना, तो अकाउंट्स की चिंता तो तुम्हें खत्म। और मैंने पहले अकाउंट्स करा दिया आपको, ताकि टाइम रहे आपके पास अच्छे से रिवाइज करने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, डिफाइन इन द कंपनीज एक्ट सेक्शन 240, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया है, जिसके अंदर वो कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है, AS3 रिवाइज्ड के बेसिस पे। AS3 बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा। जैसे AS26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स था ना, उसी तरह से AS3 है। AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट था ना। तो ये 3 AS कर लोगे तो मुझे लगता है कि ये 3 AS कवर हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस वगैरह जो है वो सब AS1 के अंदर आता है। अकाउंटिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन वो AS2 के अंदर आता है, इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना चीज़ें एग्जामिनेशन में। मुझे पता है तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जो तुम लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, तो शायद ही कोई कर रहा होगा। A cash flow statement provide information about the historical changes in cash or cash equivalent of an enterprise by classifying in operating, investing, financing. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में क्लासीफाई करके पता करना कि किस एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है, यही चीज़ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करूँ ना, तो the cash flow statement shows inflow or outflow of cash and cash equivalent from various activity of company during a specific period of time. The primary objective of cash flow statement is to provide useful information about cash flows and outflow of enterprise during a particular period of time under the various head: operating activity, investing activity, and financing activity. This information is useful in providing users of financial statement with a basis to accessibility of the enterprise to generate cash and cash equivalent. तो ये तो ठीक है। बेनिफिट की बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स when used along with other financial statement provide information that helps users to evaluate changes in। देखो, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट ना आप अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ यूज करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपकी लिक्विडिटी क्या है, आपकी सॉल्वेंसी क्या है, कितना कैश आपके पास है ना। तो आप फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी का कैसे इस्तेमाल करोगे वो। कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर असेसिंग द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू जनरेट, कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट आप जनरेट कर पाओगे। तो कैश का मतलब तो कैश और बैंक हो गया, इक्विवेलेंट का मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, एनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो आपका कैश इक्विवेलेंट हो गया। It also enhances the comparability of the reporting of operating performance. तो ये it also enhance the comparability of the reporting of operating performance. तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को भी क्या करता है क्लास, हेल्प करता है, कंपैरेबिलिटी को भी बढ़ाता है, आप कंपेयर कर सकते हो। इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग कैश इनफ्लो आउटफ्लो को बैलेंस कर सको। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से तुम्हें सवाल बन सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश कंप्राइज कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। तो जो पैसा कैश में है और बैंक की जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी इसके अंदर आता है। कैश इक्विवेलेंट मींस शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू द अमाउंट ऑफ कैश which are subject to the insignificant risk of changes in the value. An investment is normally classified as cash and cash equivalent तभी जब मैच्योरिटी पीरियड उसका 90 दिन से कम का हो। तो यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट तभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा जब वो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होगा, 90 डेज के लिए होगा। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश एंड, देखो जो आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उसको हम नहीं लेते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, अनलेस देयर सब्सटेंशियल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
जब तक वो सब्सटैंशियल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं हो ना, जब तक हमें क्लियरली वो चीज मेंशन ना करे कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, नॉर्मली खाली इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को हम लोग नहीं लेते। फॉर एग्जांपल, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफिक रिडम्पशन डेट provide there is only significant risk of failure of the company to repay the amount on maturity. Similarly, short term marketable securities जो है वो कन्वर्टेबल हो सकता है इजिली कैश में, तो उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं। AS3 में 3 एक्टिविटी होती है, तो बेसिक है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग क्या है? जो कंपनी की मेन एक्टिविटीज है ना, उनको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है ना ऑफ द एंटरप्राइज, और दीज एक्टिविटी आर नॉट इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्या आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, की इंडिकेटर है। ये क्या है क्लास? की इंडिकेटर बताता है बिजनेस चल पाएगा, लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अब तुमको ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि ऑर्डर क्या है। ऑपरेटिंग हो, तुम सबको कैश फ्लो बनाना कितना ही आता हो, लेकिन वो पूछेगा कि कैसे कैसे ऑर्डर में रिकॉर्ड करो, क्या सीक्वेंस है। तो पहले कैश रिसीट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, फिर रिसीट्स फ्रॉम रॉयल्टी और अदर इनकम। तो पहले नॉर्मल इनकम सेल ऑफ गुड्स का, फिर आपका अदर इनकम आएगा। और कैश आउटफ्लो के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? पहले इनफ्लो आएगा, फिर आउटफ्लो। आउटफ्लो पहले सप्लायर को, फिर एम्प्लॉयज को पेमेंट करना है, फिर इंश्योरेंस, एंटरप्राइज इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह को पेमेंट करना है, फिर लास्ट में टैक्सेस को पेमेंट करना है। और नेट पोजीशन जो है वो बताता है क्लास कि आपका क्या पोजीशन है। अगर प्लस का है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, माइनस का है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। लेकिन अब यहाँ पे जो लिखा है क्या, द नेट पोजीशन शोन इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एन एंटरप्राइज में होल्ड सिक्योरिटी लोन डीलिंग फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। बहुत सारे ऐसी कंपनी हैं जो सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं और डीलिंग करते हैं ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। इन ईदर केस दे रिप्रेजेंट इन्वेंट्री स्पेशली हेल्ड फॉर रीसेल, देयरफॉर कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटी आर क्लासिफाइड ऑपरेटिंग। अगर उनका काम ही है शेयर्स को खरीदना बेचना, तो भैया वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। सिमिलरली कैश एडवांसेस एंड लोन्स, जो भी लोन दिया है फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस ने, उनके लिए वो चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ना कि फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग में सबसे पहले क्या आता है? कैश पेमेंट फिक्स एसेट्स के लिए, फिर कैश पेमेंट आपने शेयर्स खरीदने के लिए, फिर आपने जो लोन किसी को दिया, ये आउटफ्लो है इन तीनों में। और इनफ्लो कब होता है? कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश रिसीट फ्रॉम जो लोन लौटाया वो, शेयर्स बेचा वो, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्लास एक और यहाँ पे आउटफ्लो होता है जिसको लास्ट में हम लोग बोलते हैं गुडविल परचेज, वो भी यहीं पे आता है। गुडविल परचेज भी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन ये तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको ये तीन चीज दे देगा तो पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, ये अरेंज करना भी आना चाहिए, तभी मैं ये करा रहा हूँ आपको। इसी तरह से फाइनेंस में सबको पता है शेयर डिबेंचर फाइनेंसिंग में आता है। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू किया सबसे पहले आएगा, है ना, पहले इनफ्लो आता है, फिर डिबेंचर इशू किया वो आएगा, फिर आउटफ्लो में आएगा लोन आपने लौटाया, डिबेंचर्स की पेमेंट करी, इंटरेस्ट पेड किया, डिविडेंड पेड किया। और डिविडेंड आपको जो डिविडेंड है प्रपोज डिविडेंड, वो प्रीवियस ईयर का ही प्लस माइनस करना होता है आपको। ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग माइनस, किस किस का क्या क्या ट्रीटमेंट है वो सब कुछ मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से, बहुत इन डेप्थ में। वो 3 घंटे की रिवीजन में जरूर 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 उसको देखना। तो यहाँ पे ये अकाउंट्स खत्म है। मैं इसके अलावा अकाउंट्स में और कुछ नहीं कराऊंगा। सारे एनसीईआरटी के नोट्स करा दिए, सारा रिवीजन करा दिया, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता दिया। मैं प्लान कर रहा हूँ और जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स है उनको भी जल्दी ला सकूँ, बट इशू ऑफ शेयर्स में मेजर शॉर्टकट ट्रिक्स थी और जिनको आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जो भी लॉस हुआ है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा और जो भी उससे इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो माइनस होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर नॉट रेगुलर फेनोमेनन, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, अर्थक्वेक, फ्लड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर नॉन रेकरिंग नेचर एंड हेंस कैश फ्लो एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी classified and disclosely separated as arising from operating, investing or financing activity. This is done due to enable users to understand their nature, effect and present future cash flow of an enterprise. अगला है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, जो भी फाइनेंशियल एंटरप्राइज है ना, उनके लिए इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव आर क्लासिफाइज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वाइल डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये लाइन आप ध्यान रखना, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और नॉन फाइनेंशियल कंपनी AS3 को फॉलो करती है, उनके लिए रिसीट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड क्लासिफाइड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और पेड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बताइए आपको। टैक्सेस ऑन इनकम गेन, टैक्सेस में भी इनकम टैक्स, capital gain tax, dividend tax. AS3 require that cash flow arising from taxes on income should be separately disclosed in operating activity, है ना, वो को ऑपरेटिंग एक्टिविटी रखते हैं। टैक्स और
जो ये कैपिटल गेन टैक्स है वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, डिविडेंड टैक्स आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। टैक्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। डिविडेंड टैक्स पेड ऑन डिविडेंड शुड बी क्लासिफाइड फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलॉन्ग विद डिविडेंड पेड। कैपिटल गेन टैक्स इन्वेस्टिंग, तो बता दिया मैंने आपको। नॉर्मल टैक्स है, इनकम टैक्स है, ऑपरेटिंग कैपिटल गेन टैक्स इन्वेस्टिंग के अंदर आता है, डिविडेंड टैक्स फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अंदर आपको पता है डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सारी चीजें आती हैं। और डायरेक्ट मेथड जो है उसमें सेल रिसीट्स और पेमेंट को लेते हैं, जबकि इंडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट को बेस मानते हुए वहां पे एडजस्टमेंट करते हैं। ये रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, मैंने पहले ही बता दिया। कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। प्रपोज डिविडेंड इज शोज टू नोट, प्रपोज डिविडेंड को नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं, क्योंकि कंटिजेंट लायबिलिटी है, वो प्रपोज किया है और इट इज डिक्लेयर होगा तभी वो लायबिलिटी बनेगा, फिलहाल वो लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ प्रपोज हुआ है। इट विल बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर इट डिक्लेयर, जब प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना तब बुक्स में दिखाएंगे उसको, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। बाय द शोल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग, सिंस प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड विल बी डिक्लेयर in the current year, so previous year proposed dividend will be accounted for dividend payable, also declared dividend is paid within, तो declared dividend कितने दिन के अंदर पे कर दिया जाता है क्लास, 30 days के अंदर। indirect method of asserting the cash flow from operating activity begins with the, देखो जो भी indirect method है उसमें हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं और नेट प्रॉफिट्स में ही चेंजेस करते हैं। और इसमें लिखा है इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाउएवर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल प्रिपेयर्ड, देखो जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बना रखा था पहले, जिस प्रॉफिट लॉस आपने बनाया था उसमें आपने नेट प्रॉफिट कैसे निकाला था, अक्रूवल बेसिस पे, बट कैश फ्लो जो बनता है वो किस बेसिस बनता है, कैश फ्लो पे। यहाँ पैसा बैंक में जमा किया, विड्रॉ किया, अदर देन कैश, ये चीज रिकॉर्ड नहीं की जाती, बोनस शेयर नहीं रिकॉर्ड किया जाता। क्यों? क्योंकि ये कैश फ्लो है, तो आपने पहले एक्रूवल बेसिस पर बनाया था और उसी नेट प्रॉफिट को स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को आप बेस मान रहे हो कैश फ्लो में सबसे ऊपर, इसीलिए नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो चीजें हैं ना उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, इसीलिए नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसमें टिप वगैरह ऐड करते हैं। टिप मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं। ये हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो बहुत ज़्यादा जरूरी है इस पूरी बुक में, और हेडिंग सब हेडिंग, तो वो 3 घंटे वाली वीडियो जरूर देखना। इसमें आपको मुझे पता है ये बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसी है फाइनेंशियल की, जितना आपको पहला दूसरा बुक समझ आया होगा, बट जितना कराया उतना कर लोगे और 3 घंटे की वीडियो और एमसीक्यू ना सारा का सारा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो फाइनली मैं अकाउंट्स का सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पूरा का पूरा अकाउंट्स का पेपर करके आना। कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं आगे बीएसटी और इको जो है वो भी मैं करा ही चुका हूँ, इको भी हो गया, बीएसटी भी हो गया, तो ऑलमोस्ट हमारा सारा कुछ खत्म हो गया। तो मेरी तरफ से आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।